A very good morning to all of you, and now I'll be starting up with SAMIS, that is System Analysis and Management Information System. तो हम लोगों ने सारे चैप्टर सब कुछ खत्म कर लिया है और अब हम लोग बिल्कुल लास्ट पार्ट में है। लास्ट जो है आज का जो क्लास है वो लास्ट क्लास है आपके SAMIS के लिए, सिस्टम एनालिसिस और एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जिसमें कि हम लोग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में थे। और लास्ट क्लास में वी हैव ऑलरेडी डन द टेस्टिंग, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट टेस्टिंग। तो कितने तरह के टेस्टिंग होते हैं, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, और हर तरह का जो टेस्टिंग होता है उसको हम लोगों ने कर लिया है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी अप, एंड you all have my WhatsApp number. If you want, you can always ping me up with your questions. मुझे आप लोग अपने questions भेज सकते हैं. I will be sending you the answers. कुछ ऐसे questions भी होते हैं जो नहीं समझ में आते हैं, तो you can always call me up. आप लोग पूछ सकते हैं. So let's start. I will be sharing you the screen. I hope everyone is visible with the screen which has been shared to you all. यहाँ पर देखिएगा कि हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में किया था वो था हमारा टेस्टिंग, और ये देखिए हम लोगों ने सिक्योरिटी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग सब कर लिया था हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखिएगा कि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। तो हम लोग कोहेजन एंड कपलिंग पढ़ लिए थे, है ना। तो कोहेजन और कपलिंग जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें देखिए, कोहेजन इज द एक्सटेंट टू विच अ सब सिस्टम परफॉर्म्स अ सिंगल फंक्शन। कहने का मतलब जो कोहेजन है वो एक ऐसा सब सिस्टम को ऐसा इतना अच्छे से तैयार करता है कि जो हमारा सिंगल फंक्शन है उसको परफॉर्म करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, एंड इट कैन एग्जीक्यूट एंड गिव यू द मोस्ट एफिशिएंट आउटपुट, है ना। तो ये जो है कोहेजन, उसी पे बेस्ड आपका ESS जो है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? इट इज अ रिपोर्टिंग टूल सॉफ्टवेयर, हमेशा ध्यान रखिएगा। इट इज अ रिपोर्टिंग टूल सॉफ्टवेयर that allows you to turn your organization data into useful summarized reports। कहने का मतलब कि ये एक ऐसा रिपोर्टिंग टूल है सॉफ्टवेयर के लिए जो कि आपको अलाउ करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल डेटा को समराइज करने के लिए। मतलब समराइज मतलब आपने अगर मान लिया आपके ऑर्गेनाइजेशन कोई काम कर रहे हैं तो उस चीज को समराइज करके छोटे में जो हमारा रिपोर्ट्स तैयार होता है उसका काम जो है ESS के द्वारा किया जाता है, जो कि एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम होता है। और एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, जो कि ESS जो है वो एक इसमें कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे लोग जो काम कर रहे होते हैं वो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम पे भी ध्यान देते हैं, और उसमें ये देखते हैं कि जो हमारा काम है उसको पूरा समराइज होकर के वो उसका रिपोर्ट तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है। These reports are generally for executive level। तो ये जो रिपोर्ट्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव लेवल के होते हैं। मतलब काफी आप अगर किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर आप काफी हाई लेवल पे हैं तो वो एग्जीक्यूटिव लेवल कहलाता है। अगर गवर्नमेंट के टर्म्स में देखें तो जितने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, IAS ऑफिसर्स जो लोग जहाँ काम करते हैं वो सब एग्जीक्यूटिव लेवल के होते हैं, और उसको एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजर्स उनको कहा जाता है। वहीं पर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो प्राइवेट सेक्टर में जो आपके एग्जीक्यूटिव लेवल में होते हैं वे लोग टीम लीडर्स एंड अबव होते हैं। टीम लीडर्स एंड अबव कहने का मतलब जो टीम मैनेजर होता है वो, या फिर आपके जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, कंपनी के जो बड़े बड़े बॉसेस होते हैं, वे सब एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम के पार्ट होते हैं। So these reports are generally for executive level managers called quick access to report। कहने का मतलब कि हम लोगों का जो काम है उसको जल्दी से कैसे देखा जाए ताकि कोई चीज उसमें से छूटे भी ना, कोई टॉपिक उसमें छूटे भी ना, और समराइज्ड वे में सब कुछ
दिख भी जाए, है ना। तो इसी के लिए हम लोग रिपोर्ट जनरेशन करते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप देखिए तो अगर हम लोग बहुत सारा चीज परचेज करते हैं किसी मार्केट से जा करके या किसी मॉल में जाके परचेज करते हैं, तो उसका जो समराइज रिपोर्ट होता है वो सामान देख करके नहीं पता चलता। कैसे देख के पता चलता है? उसका बिल। उसका बिल कितना आपका सामान हो सकता है कि ट्रॉली भर सामान, आपने 2-3 ट्रॉली सामान लिया हो, लेकिन उसका जो बिलिंग होगा वो एक लंबा सा पर्चा होगा, एक पेज में सब कुछ आ जाएगा, है ना। तो दिस इज द समरी ऑफ द प्रोडक्ट्स विच यू हैव बीन परचेजिंग। तो जो आपने परचेज किया है उसका समरी एक आपका रिपोर्ट तैयार हो जाता है उसकी बिलिंग में। तो उसी तरीके से जो कंपनी होती है, कंपनी जब काम करती है, तो कंपनी काम जब करती है तो उसका एक रिपोर्ट जनरेशन होता है, जो कि जो है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम के मेंबर्स के द्वारा किया जाता है, या कह सकते हैं कि जो हाई लेवल एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स हैं उनके द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं, जिसको कि क्विक एक्सेस टू रिपोर्ट्स भी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजर कॉल्ड क्विक एक्सेस टू रिपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम ऑल कंपनी लेवल्स एंड डिपार्टमेंट सच एज बिलिंग, स्टाफिंग, शेड्यूलिंग। तो क्लियरली यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया क्या कौन कौन सी चीजें होंगी। तो बिलिंग के भी हो सकते हैं, स्टाफ के लिए भी हो सकते हैं, शेड्यूलिंग की कब कौन सा काम करना है उसका रिपोर्ट अलग हो सकता है। तो दीज आर कॉल्ड रिपोर्ट्स। रिस्क फैक्टर ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी। अब यहाँ पे देखिए रिस्क फैक्टर, तो ये जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं जो रिपोर्ट बनाते हैं उस पे डिपेंड होता है रिस्क फैक्टर्स। अब समझिएगा कि रिस्क फैक्टर क्या होता है। रिस्क फैक्टर ये होता है कि कंपनी कहीं से भी डूबे ना, तो उसके नहीं डूबने के लिए हम लोग उसके पीछे काफी काम करते हैं। जैसे कंपनी कहाँ पैसा लगा रही है, किस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है, क्या वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है तो इसके बाद हमें और कौन सा काम मिलना चाहिए। तो इसके बेसिस पर जो है कंपनी काम करती है, क्योंकि जिस तरह का काम कंपनी करेगी उस तरीके का उसको प्रोजेक्ट ज्यादा मिलेगा, और जितना ज्यादा प्रोजेक्ट मिलेगा कंपनी उतनी ही ज्यादा राइज करेगी। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर जो है ये बहुत बड़ी चीज है। कई बार ऐसा होता है कि शेयर मार्केट में कंपनी पैसे लगाती है और वो पैसे डूब जाते हैं, तो ये रिस्क मैनेजर का काम होता है, जो रिस्क मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं और रिस्क को बियर करने की क्षमता रखते हैं। मतलब पूरे कंपनी का रिस्क बियर करना कि अगर किसी प्रोजेक्ट में भी कंपनी पैसे लगा रही है वो प्रोजेक्ट खराब ना हो जाए, उसकी क्या गारंटी। तो रिस्क मैनेजर हैज वेरी prominent और इम्पोर्टेंट सर्विस जो कि कंपनी को देते हैं, और ये लोग जो है बिल्डिंग बेस होते हैं। मतलब ये लोग जो है पूरा बेस, इनका जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग वैसे लोगों को रिस्क मैनेजर बनाया जाता है जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स है, तो ये रिस्क फैक्टर किस पर डिपेंड करता है? तो रिस्क फैक्टर्स ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिस्क फैक्टर्स ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी। तो रिस्क फैक्टर जो है टेक्निकल फिजिबिलिटी का क्या है? नॉट फॉलोइंग एसडीएलसी। अगर हमने एसडीएलसी को फॉलो नहीं किया हम लोग रिस्क फैक्टर में पढ़ सकते हैं। नॉट प्रॉपर एनालिसिस, अगर एनालिसिस सही नहीं हुआ तो हो सकता है कि हम लोग को उस कंपनी का पर रिस्क हो सकता है। नॉट प्रॉपर फॉलोइंग ईच फेज ऑफ एसडीएलसी, तो एसडीएलसी का जो हर एक फेज है अगर उसको हमने फॉलो नहीं किया तो हम लोगों की कंपनी रिस्क में जा सकती है। तो ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आपको कहा जाएगा कि रिस्क फैक्टर क्या है टेक्निकल फिजिबिलिटी के, तो एसडीएलसी के जितने फेजेस हैं उसको तो लिखना ही है, और उसको ये बताना है कि अगर ये चीज नहीं होगा तो हमारा जो कंपनी का जो रिस्क फैक्टर है वो काफी वीक हो जाएगा और रिस्क बियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका डीएफडी है। एक और क्वेश्चन है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है डिसीजन ट्री क्या होता है। तो decision tree is basically the decision taken by the executive members of a particular
कंपनी, जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो कंपनी काम कर रही होती है, उसके जो एग्जीक्यूटिव लेवल के जो मेंबर्स हैं, वो अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो उसी डिसीजन को ज्यादातर माना जाता है। क्यों माना जाता है? वो इसलिए माना जाता है क्योंकि वो जो डिसीजंस होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग डिसीजन होते हैं और काफी एक्सपीरियंस्ड लोगों के द्वारा लिए जाते हैं। इसलिए जो है ये डिसीजन और ये एक लोगों एक कोई एक बंदे के द्वारा नहीं लिया जाता, बल्कि कई सारे बंदे के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये डिसीजन ट्री काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके जो आपका जो कंपनी है उसके ग्रोथ के लिए, है ना। तो ये डिसीजन ट्री है। नेक्स्ट इज डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम। पढ़ना है आप लोगों को डेटा फ्लो डायग्राम, क्वेश्चन भी आता है ये, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा फ्लो डायग्राम। तो बेसिकली डेटा फ्लो डायग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फ्लो। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका डेटा फ्लो डायग्राम होता है वो क्या है? एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जिसको कि हम लोग पिक्चराइज करके बता सकते हैं, पिक्चर के द्वारा बता सकते हैं और उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसको उसमें जो है इंफॉर्मेशन फ्लो को हम लोग देखते हैं कि एक इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है, ताकि जो है उसमें से हम लोग ये निकाल सके कि क्या इनपुट होगा और क्या आउटपुट होगा। देखिए वही चीज मैंने लिखा भी होगा, डेटा फ्लो डायग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डेटा, है ना। तो ये जो इनपुट जो जाता है, वो इनपुट जो हम लोग इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, वो किस तरीके से प्रोसेसिंग किया जाता है, कैसे उसका आउटपुट निकलता है और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारा चीज जो है डेटा फ्लो डायग्राम के थ्रू पता चलता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डेटा फ्लो ग्राफ्स, इसको हम लोग डेटा फ्लो ग्राफ्स भी कहते हैं और बबल चार्ट, डेटा फ्लो ग्राफ्स कहते हैं या फिर बबल चार्ट कहते हैं। A DFD serves the purpose of clarifying system requirements, जो भी सिस्टम का रिक्वायरमेंट्स है उसको क्लैरिफाई कर देता है। serves the purpose of clarifying system requirements and identifying major transformations। तो इसमें जो है आपका जो DFD है वो हमारे मैक्सिमम पर्पस को सॉल्व करता है, क्योंकि ये इससे ये पता चलता है कि जो डेटा का फ्लो है वो किस तरीके से हो रहा है। और ये डेटा का फ्लो हम लोग सॉफ्टवेयर मेकिंग में देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर बिल्डिंग का काम करता है ना। तो सॉफ्टवेयर किस तरीके से बना, कैसे डेटा उसमें फ्लो हो रहा है, कहाँ से कहाँ डेटा जा रहा है, बैकएंड से डेटा फ्रंट एंड में कैसे आ रहा है, फ्रंट एंड का डेटा बैकएंड में कैसे जा रहा है, किस तरीके से कोरिलेशंस हो रहे हैं, ये सारी चीजें डेटा फ्लो डायग्राम से ही हमें पता चलती है ना। इट इज एन इम्पॉर्टेंट मॉडलिंग टूल, ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मॉडलिंग टूल है दैट अलाउज अस टू पिक्चर अ सिस्टम एज अ नेटवर्क ऑफ फंक्शनल प्रोसेस। मतलब जितने भी फंक्शनल प्रोसेस हैं उसका नेटवर्क किस तरीके से काम करेगा, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा, वो सारी चीजें डीएफडी से हमें मिलती है, जो कि डेटा फ्लो डायग्राम कहलाता है। द मेजर पर्पस ऑफ डीएफडी आर, जो मेजर पर्पस है डीएफडी का वो क्या क्या है? तो इट प्रोवाइड्स इंडिकेशन हाउ डेटा आर ट्रांसफॉर्म, सबसे पहला कि डेटा कहां से कहां जा रहा है। इट शोज द फंक्शन और सब फंक्शन, एक फंक्शन और फंक्शन के अंदर जो फंक्शन अगर है तो एक फंक्शन और उसके सब फंक्शन, विच ट्रांसफॉर्म्स द डेटा फ्लो, जो कि डेटा फ्लो को ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो उसको भी ये दिखाता है। सिस्टम फॉर कंस्ट्रक्टिंग डीएफडी, तो यहाँ पर ये दो चीजें आपको पता चल गई कि जो मेजर पर्पस है डीएफडी का वो क्या है। पहला कि ये प्रोवाइड करता है, इंडिकेशन देता है कि किस तरीके से डेटा का फ्लो हो रहा है, वही नहीं फंक्शन के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उसके डेटा का फ्लो भी कैसे हो रहा है वो भी पता चलता है। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है तो यही आपका डीएफडी है, डीएफडी आपको यहीं तक लिखना है, ठीक है। अब कुछ जो है डीएफडी के सिंबल्स हैं, अगर डीएफडी आपसे पूछा जाता है तो आप ये भी बताएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। और डीएफडी के सिंबल्स जो है वो बताते हैं कि काफी कुछ उसमें इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फंक्शनल सिंबल्स, अगर फंक्शनल प्रोवाइड करना है तो प्रोसेस को इस तरीके से हम लोग, जो सर्कल है उसके तरीके से हम लोग प्रोसेस को शो करते हैं। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसा कि हम लोग पहले भी याद होगा आप लोगों को, आप लोग डीबीएमएस वगैरह में पढ़े हैं कुछ कुछ
डेटा का फ्लो किस तरीके से होता है, डायग्राम के जरिए। जो आप लोग पढ़े थे कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है, तो एंटिटीज कैसे डेटा फ्लो करता है, एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स में कैसे रिलेशंस होते हैं, तो उस टाइप का ही ये डायग्राम है जिसमें कि प्रोसेस को दिखाने का जो तरीका है वो यहाँ पे फंक्शनल सिंबल से दिखाया गया है, जो कि प्रोसेस को इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अ फंक्शन इज, अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में बताया भी गया कि फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ सर्कल, दिस सिंबल इज कॉल्ड प्रोसेस एंड परफॉर्म्स सम प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट डेटा। तो जितना भी इनपुट डेटा किया जाता है वो इसी से हम लोग शो करते हैं कि इसका प्रोसेसिंग कैसे होगा, तो प्रोसेसिंग सर्कल के द्वारा शो करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल एंटिटी, इट रिप्रेजेंट्स एनी एंटिटी दैट सप्लाई एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। It represents any entity that supplies and receive information. तो ये बहुत सारे ऐसे एंटिटी, जो भी एंटिटी होंगे उसको ये रिप्रेजेंट करता है, एक्सटर्नल एंटिटी, और जितने भी इंफॉर्मेशन जो बाहर से आ रहे हैं वो सब इसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये देखिए, इट रिप्रेजेंट्स एनी एंटिटी दैट सप्लाइज एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम, जो भी सिस्टम से इंफॉर्मेशन आ रहे हैं उसको, बट इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, लेकिन वो सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। और उसको दर्शाने का तरीका क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल से हम क्या दर्शाते हैं, रेक्टेंगल से हम एक्सटर्नल एंटिटी को दर्शाते हैं। फिर से पढ़ेंगे, इट रिप्रेजेंट्स एनी एंटिटी दैट सप्लाइज एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। तो ये सप्लाई भी करता है इंफॉर्मेशन और रिसीव भी इंफॉर्मेशन करता है, लेकिन ये बाहर का पार्ट है, सिस्टम का पार्ट नहीं है। फ्रॉम द सिस्टम बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है। डेटा फ्लो को कैसे दर्शाते हैं, तो डेटा फ्लो को हम लोग एरो से दर्शाते हैं। एरो से दिखाने का ये तरीका होता है ना। ये देख लीजिए, बड़ा कर देता हूं, आप लोगों को दिखेगा। डेटा फ्लो सिंबल जो है आपका एरो होता है। इट इज डायरेक्टेड एरो which is used as data flow symbols। तो डेटा फ्लो सिंबल्स को डायरेक्टेड एरो के थ्रू हम लोग दिखा सकते हैं। It represents the data flow occurring between the two process। दो प्रोसेसेस के बीच में अगर डेटा फ्लो हो रहा है तो हम लोग कैसे दर्शाएंगे, इसी के थ्रू दर्शाएंगे, है ना। और बिटवीन एन एक्सटर्नल एंटिटी एंड अ प्रोसेस इन द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो एरो। अगर हम लोग को एक्सटर्नल एंटिटी से भी डेटा दिखाना है, अगर किसी भी डेटा, कैसे भी डेटा फ्लो हमें दिखाना है, तो डेटा फ्लो को दिखाने का जो तरीका है वो इसी एरो से पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट इज डेटा स्टोर सिंबल। तो डबल लाइन जो है वो डेटा स्टोर का सिंबल है। अब डेटा स्टोर मतलब आप नाम ही से पता चल रहा होगा कि डेटा स्टोर मतलब डेटाबेस, अगर बैकएंड की बात हो रही है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अ लॉजिकल फाइल कैन रिप्रेजेंट आइदर अ डेटा स्टोर सिंबल which can represent either a data structure or a physical file on the disk। तो ये कहता है कि it is represented using two parallel line। दो पैरेलल लाइन को हम लोग ये डेटा स्टोर सिंबल को दर्शाते हैं। A logical file can represent either a data store। कोई भी लॉजिकल फाइल जो है वो क्या दर्शाएगा, या तो वो डेटा स्टोर सिंबल को दर्शाएगा, which can be represented। तो ये किस तरीके से दिखाता है, ताकि वो डेटा स्ट्रक्चर को दिखा पाए। विच कैन रिप्रेजेंट आइदर अ डेटा स्ट्रक्चर और अ फिजिकल फाइल, या फिर एक्चुअल में फिजिकल फाइल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है उसको दिखाएगा। मतलब कहीं पे भी डेटा स्टोरेज की बात अगर आएगी और उसको हमें शो करना पड़ेगा तो हम लोग डबल लाइन से शो करेंगे, जो कि डेटा स्टोर का सिंबल होता है। ईच डेटा स्टोर इज कनेक्टेड टू अ प्रोसेस बाय मींस ऑफ डेटा फ्लो। ये डेटा फ्लो से ही कनेक्टेड होता है। द डायरेक्शन ऑफ द डेटा फ्लो एरो shows whether the data is being read from or write into the data store। तो ये जो डायरेक्शन है डेटा का, उससे डायरेक्शन जो डेटा फ्लो का जो डायरेक्टेड एरो जो है वो जिस तरीके से रहेगा, अगर डेटा स्टोर के अंदर यहाँ से अगर डाला जाएगा और एरो इसके में जाएगा, अगर एरो ये पॉइंट आउट करेगा कि इसमें डेटा जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि इनपुट इसमें गया, मतलब डेटा इसमें स्टोर किया जा रहा है। अगर यहाँ से एरो बाहर की ओर होगा तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, इसमें से डेटा
निकाला जा रहा है या रीड किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन को लिया जा रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द डेटा फ्लो, वही लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ द डेटा फ्लो एरो शोज वेदर द डेटा इज बीइंग रीड फ्रॉम और रिटर्न इनटू द डेटा स्टोर। बहुत सिंपल है और डीएफडी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट इज आउटपुट सिंबल। आउटपुट सिंबल को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, मतलब रेक्टेंगल तो रहता ही है और रेक्टेंगल में एक छोटा सा कटर लगता है जो कि इसको 5 साइड का बना देता है। तो इस तरीके का ये सिंबल होता है। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा एक्विजिशन। ये जो है डेटा एक्विजिशन को दिखाता है, डेटा एक्विजिशन एंड प्रोडक्शन ड्यूरिंग ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन। जो डेटा जो है ये दर्शाता है कि डेटा किस तरीके से प्रोसेस हुआ, उसका क्या रिजल्ट हुआ और उसका प्रोडक्शन फाइनली क्या निकल रहा है। तो वो हम लोग किससे दर्शा सकते हैं, आउटपुट सिंबल से, है ना। अब यहाँ देखिएगा जो आपका रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप इज ऑफ 3 टाइप्स। अब ये देखिए कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, ये कुछ रिलेशनशिप है जो डेटा डीएफडी का ये पार्ट है और डीएफडी में कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं। तो उन रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए जो है यहाँ तक जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताया है, 5 पॉइंट, ये देखिए आउटपुट सिंबल तक, तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा अगर डीएफडी पूछा जाता है। तो रिलेशनशिप जो है वो एक अलग टॉपिक है। तो रिलेशनशिप इज ऑफ 3 टाइप्स, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूनरी रिलेशनशिप होता है। यूनरी रिलेशनशिप, इट एग्जिस्ट एन एसोसिएशन, it exists when an association is maintained। एक एसोसिएशन जब मेंटेन किया जाता है तब यूनरी रिलेशनशिप कहा जाता है। विद इन अ सिंगल एंटिटी, एक ही सिंगल एंटिटी में ये रिलेशन एग्जिस्ट होना चाहिए। इट इज ऑल्सो नोन एज रिकर्सिव रिलेशनशिप, इसको हम लोग रिकर्सिव रिलेशनशिप भी कहते हैं, जिसमें कि 1:1 का रिलेशनशिप होता है ना। यहाँ पे देखिए हम बनाया हुआ एक पर्सन है एंड इज मैरिड टू, ठीक है। तो ये जो आपका शो हो रहा है वो यूनरी रिलेशन, वो एक 1 पर्सन है और किससे मैरी हुआ है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन से मैरी भी हुआ है। तो एक पर्सन दूसरे पर्सन से मैरी करते हैं, है ना। तो ये 1:1 रिलेशनशिप। वहीं पे बाइनरी रिलेशनशिप भी होते हैं, ठीक है। तो बाइनरी रिलेशनशिप क्या होते हैं, बाइनरी रिलेशनशिप जो है it exists when 2 entities are associated with a relationship। तो ये कैसे होता है, it exists when 2 entities are associated with a relationship। तो एक एंटिटी 2 अलग अलग रिलेशनशिप से अगर जुड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे, जैसे यहाँ पे टीच है, तो टीच जो है वो टीचर करता है ना, और ये जो टीचिंग है वो स्टूडेंट पढ़ता है। तो जो टीच जो आपका काम है वो टीचर करता है और स्टूडेंट के लिए करता है, ये दोनों से रिलेटेड, तो ये बाइनरी रिलेशनशिप कहलाएगा। तो रिलेशनशिप, यूनरी रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप होता है, और एक होता है टर्नरी रिलेशनशिप, है ना। ये एक टर्नरी रिलेशनशिप है। टर्नरी रिलेशनशिप्स आर दोज व्हिच एग्जिस्ट व्हेन 3 एंटिटीज आर एसोसिएटेड विद अ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप से 3 अलग अलग रिलेशंस बनते हैं। जैसे मैनेज है तो वो मैनेजर मैनेज करेगा, किसको मैनेज करेगा, एम्प्लॉय को मैनेज करेगा, और किसके लिए करेगा, तो प्रोजेक्ट के लिए करेगा, ठीक है। तो ये टर्नरी रिलेशनशिप कहलाता है। जबकि एक और है कार्डिनैलिटी। तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप विच डिफाइंस मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज अकरेंस, मतलब कितना सारा एंटिटीज जो है अकर कर रहा है, तो उस पर जो है वो कार्डिनैलिटी होता है। तो यहाँ पे ये जो है 1:3 हो जाएगा। कार्डिनैलिटी में क्या होगा, जितना ज्यादा रिलेशनशिप बनेगा उतना ज्यादा कार्डिनैलिटी आपका शो करना पड़ेगा। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हमेशा याद रखिए, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप which defines minimum and maximum number of entity occurrence in a relation। तो ये आपका जो है टोटल 10th जो आपका यूनिट है MIS का, आज मैंने पूरी चीजें खत्म कर दी, और यहाँ के बाद अब आपका कुछ भी शेष नहीं रह गया है। Well, anyways, if you are having anything to ask, you can always ask me up, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मैंने सब कुछ बता दिया है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स इफ यू वांट,
ये लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप लोग, ताकि आप लोग नोट्स को ढंग से लिख सकें। और आप लोग जो है इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद कोई अगर प्रॉब्लम होती है ये तो पूछिए। तो ESS, DFD है ना, फिर आपका जो रिलेशनशिप, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये तीनों जो है आप लोग बिल्कुल इसको इजी ना लें। इन तीनों में से कोई 2 चीज आपसे पूछे जा सकते हैं डेफिनेटली। तो आई होप I have made you understand. Thank you guys. Thanks a lot. And we will have a, we had a nice classes. So I think you will be doing very good. So all the best. Have a great time. Have a great study. Bye bye. Take care. Have fun.